नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद वहां रह रहे विदेशी लोगों के लिए सुरक्षित निकालना बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। अब कई देशों के नागरिक वहां फंसे हुए हैं, जिसमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में पाकिस्तान और अन्य देशों के नागरिक भी वहां फंसे हुए हैं और किसी तरह सुरक्षित जान बचाकर निकलने की कोशिश में है। भारत सरकार अपने लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है। यूक्रेन में तिरंगा के सहारे भारतीय नागरिक आसानी से दूसरे देशों में जा रहे हैं और खास बात यह है कि पाकिस्तान के जो लोग भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, वो भी वहां से निकलने के लिए अपने झंडे की जगह तिरंगे का सहारा ले रहे हैं और खुद को भारतीय बताकर वहां से निकल रहे हैं। यूक्रेन से सुरक्षित स्वदेश लौटे लोगों ने बात करते हुए बताया कि तिरंगे के सहारे वे यूक्रेन में सुरक्षित थे। दूसरे देशों के लोग भी तिरंगा लेकर सुरक्षित निकलने की कोशिश कर रहे थे। एक छात्र ने बताया कि वहां पर आर्मी के लोगों से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि आप अगर इंडियन हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत और रूस का सब एक चीज है, आपसी दोस्ती है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लौटे छात्र ने बताया कि इसके बाद हमने फटाफट तिरंगे की व्यवस्था की और जैसे ही हमारी बस आई तो हम लोगों ने बस के सामने 2 तिरंगे को लगा दिया ताकि हमें आसानी से जाने को मिल जाए और हमारी यह योजना काम कर गई, क्योंकि उन्हें लगा कि ये भारतीय छात्र हैं तो उन्होंने हमें जाने दे दिया। एक अन्य छात्र ने बताया कि तिरंगे की व्यवस्था मैंने की थी। मैं भागकर बाजार से कलर स्प्रे लेकर आया। मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे। फिर मैं दूसरी दुकान पर गया और पर्दा लेकर आया और उसे काटा, फिर स्प्रे से तिरंगा बनाया। मेरे पास इसके वीडियो भी हैं। फिर जब घर से निकले तो राष्ट्रगान गाया और फिर निकल पड़े। पाकिस्तान और तुर्की के कुछ छात्रों ने भी तिरंगे को पकड़कर वहां से निकलने की कोशिश की। उन छात्रों को वहां से निकलने में मदद मिल रही थी और इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि आज हमारे तिरंगे की ताकत देखिए, पूरी दुनिया हमारे तिरंगे की ताकत देख रहा है। यूक्रेन में पाकिस्तान के छात्रों को आज हमारा झंडा उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने देश के लोगों को मरने के लिए झोंक दिया है। अब नतीजा यह है कि पाकिस्तान के बच्चों ने खुद को बचाने के लिए यूक्रेन में तिरंगा उठाकर खड़े नजर आ रहे हैं। दिखा दिया, वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था। तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट की यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया, क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है कैसे। यस मैम, वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था। मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया, फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हैंड पेंट स्प्रे बनाया। वो मेरे पास वीडियो भी है। फिर हम जब घर से निकल रहे थे पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर हम निकले। तो कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें उनको हेल्प मिल रही थी मैम जल्दी, जिसमें मैं ऐसी भारतीय झंडा काम आया। जी, भारतीय झंडे और भारतीय दोनों काम है। तो अब तस्वीरें जो हैं वो साफ हो रही हैं। जो तस्वीरें यूक्रेन से आ रही हैं, जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं वो वीडियोज वायरल कर रहे हैं और उसमें किस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि यूक्रेन में फंसे हुए छात्र किस तरीके से तिरंगे के सहारे वहां से निकल पा रहे हैं। और केवल भारतीय छात्र ही नहीं, बल्कि जो देश भारत के लिए हमेशा हर वक्त आग उगलने के लिए तैयार रहता था, उस देश के छात्र भी तिरंगे का सहारा लेकर के कहीं ना कहीं से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। अनिल गौड़ जी जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, बहुत बहुत स्वागत है अनिल गौड़ जी। लल्लन सिंह जी भी जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लल्लन सिंह जी। अनिल गौड़ जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे।
जिस तरीके से अब जो यूक्रेन से हमने कहा कि तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वहां पर फंसे हुए छात्रों की जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर यह कहा जा सकता है उन वीडियोस के माध्यम से कि भारत का डंका तो वास्तव में जो कहा जाता था कि दुनिया में बज रहा है, अब एक तस्वीर ये जो आ रही हैं, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि अब जिस तरीके से पाकिस्तानी छात्र भी वहां से बच निकलने के लिए तिरंगे का सहारा ले रहे हैं और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है, असहाय बैठा हुआ है अपने देश के छात्रों के लिए जो बिल्कुल शांति मुद्रा अपनाए हुआ है। पांडे जी, ऐसा है कि भारत की जो छवि है ये 2014 के बाद मेरे को कोई संकोच नहीं है इसमें कहने के लिए, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा लगे ना लगे, पर 2014 के बाद हमारी जो छवि है उसके अंदर एक बहुत तब्दीली हुई है। और उस तब्दीली का जो मुख्य कारण ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो उनका एक पर्सनल रैपो जो है उन्होंने सब वर्ल्ड लीडर्स के साथ बनाया है। ये अनफॉर्चुनेटली आज तक हमारे जो जितने भी प्रधानमंत्री रहे वो नहीं बना सके। हाँ, एक दो के साथ बना, पर सबके साथ जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना एक रैपो बनाया है वो नहीं बना। और आज उसी वजह जो है आप देखिए कि यूक्रेन भी जो हमारे खिलाफ हमेशा खड़ा रहा, वो कह रहा है कि हमको कि जी आप बात करिए उनसे, ये लड़ाई रोकिए, क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी के रिश्ते जो है पुतिन के साथ कैसे हैं, जो बाइडेन के साथ कैसे हैं, और बाकी जो ये यूरोपियन मुल्क के जो हैं लीडर उनके साथ कैसे हैं। तो ये एक सीधा सीधा मैं कहूंगा कि हमारे झंडे का जो आज इतना हमारे को इज्जत मिल रही है और हमारे जो दूसरे देशों के स्पेशली पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी हमारा झंडा उठा के मजबूर हो रहे हैं चलने के लिए, ये एक दर्शाता है कि जो नीतियां हमारी 2014 के बाद ये गवर्नमेंट ने इस्तेमाल की हैं वो बिल्कुल सही हैं और वो सही दिशा में चल रहे हैं। ललन सिंह जी, देखिए अनिल जी तो कह रहे हैं कि 2014 के पहले जो स्थितियां थी वो ऐसी नहीं थी। वास्तव में समय बदला और वक्त बदलने के साथ ही साथ जो हालात बदले, स्थितियां बदली, और 2014 के बाद जिस तरीके से अपने देश की जो कूटनीति एक सही तरीके से अपनाई गई और उसको लेकर के जो अब डंका बजाने का काम कहा जा रहा है राजनीतिक दलों को लेकर के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी को भला लगे बुरा लगे उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हालात, जो इस वर्तमान के हालात जो बयां कर रहे हैं उस चीज को वो कह रहे हैं। उन्होंने 200% सच को, एक फौजी होने के नाते अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो रिएक्शन भी आते हैं कि आप फौजी हैं, किसी राजनीतिक दल से संबंधित तो नहीं है। कई बार चैनलों में ऐसा होता है, लेकिन मैं एकदम हाथ उठा के बोलता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी भारतवासी को अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब और आज की जो देश की ताकत है उससे अपना गर्व से सर उठता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी बात है, 7 दिन हो चुके यूक्रेन और रशिया के इस विवाद का, भयंकर भीषण लड़ाई चल रही है। मैं ये कहता हूँ जब 64 किलोमीटर का कोई काफिला चल रहा हो तो सोचिए कि उसमें टैंक और तोप और मिसाइल और क्या क्या हथियार होंगे। और वहाँ हमारा एक भारतीय MBBS पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने तिरंगे झंडे के साथ रोमानिया और पोलैंड और अपने बॉर्डर की सीमा को पार करता है, तो इससे बड़ी बहादुर देश की और छवि हो सकती है। यही भारत का सबसे बड़ा गर्व करने वाला है। और मैं दावे के साथ एक बात और लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इस समय देश में इस तरह का कोई चीज और कोई ऐसी बयानबाजी न करें जिसमें राजनीति की बू आती हो। देश पहले, उसकी सिक्योरिटी सबसे पहले, और हमारे आम जनता जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स वहाँ गई हुई है और 12,000 बच्चों को करीब निकाल चुकी है। तो इससे बड़ा गौरव आपके माध्यम से मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पे हमें भी अब रिटायर्ड हो सकते हैं, मगर हमें जोश आता है कि इस तरह की हमारी भारत की छवि बन रही है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में एक उदाहरण बन रहा है कि पाकिस्तान जैसे देश के बच्चे भी उस तिरंगा झंडा को लेकर अपने बचाव में उतरे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कई देश जो महाशक्ति बोलती हैं उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि आप यूक्रेन से जैसे भी हो निकल जाओ, लेकिन हमारी भारत की सरकार, चाहे वो 4 मंत्री हो और चाहे प्रशासनिक IFS अफसर हो,
इन्होंने बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और बयान से बचना और चीज से बचना आज का समय का एक जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात कही। और हमारे साथ इसी बीच दिलीप यशवर्धन जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी। दिलीप यशवर्धन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अक्सर कहा करते थे कि डंका बज रहा है और दुनिया में भारत का, और अब जिस तरीके से जो स्थिति पैदा हो रही है सामने आई कि पाकिस्तानी छात्र भी, हमने कहा कि वहाँ की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, और जो भारतीय छात्र वापस आए उन्होंने भी जानकारी दी कि वहाँ पर किस तरीके से अपनी जान को बचाने के लिए तिरंगे का सहारा लिया जा रहा है। और ये वही पाकिस्तानी छात्र हैं जो कि जब अपने मुल्क में रहते हैं तो भारत के लिए किस तरीके से आग उगलने में मुझे नहीं लगता कि कोई इनको गुरेज होता हुआ होगा। लेकिन आज जब जान पर आती है तो तिरंगे का सहारा लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं विपक्ष अभी भी लगातार हमलावर है इस बात को लेकर के, जो राजनीतिक दलों में है वो ये कह रहे हैं कि दरअसल बहुत देरी हो गई, सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए ठोस कदम और पहले उठाए जा सकते थे। क्या कहेंगे आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? ये जो इस तरह के मामले होते हैं योगेश जी, इसमें राजनीति की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है और ना होनी चाहिए। यहाँ पर सत्ता और विपक्ष, सत्ता तो अपना काम करता ही करता है, विपक्ष को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उसका भी धर्म इस देश की अस्मिता और देश की आन बान शान और यहाँ के नागरिकों की जान, ये सबसे पहले विपक्ष के लिए भी प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि अगर कहीं कोई कमी है तो ये घर के अंदर की बात है, तो आप बाहर वालों को मत बताइए, ये घर वालों को धीरे से बता दीजिए कि बस ये कमी है, इसको अगर ऐसे नहीं ऐसे कर लिया जाए। तो विपक्ष जब कमियों को उजागर करता है, इसका साफ मतलब होता है कि वो सत्ता को मदद नहीं करना चाह रहा है, वो जनता का भला नहीं चाह रहा है, वो ये नहीं चाह रहा है कि यूक्रेन से बच्चे साफ आ जाए। तो सरकार की कमियों को निकाल करके जनता को ये बताना चाहता है कि जिसकी सरकार कुछ नहीं कर रही है और कुछ नहीं कर पाएगी, हम सत्ता में होते तो आपने बम फोड़ दिया होता। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के जो सेंसिटिव मैटर्स होते हैं और इंटरनेशनल मैटर्स होते हैं, यहाँ पर इंटरनल राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को भी अपना राजनीति का धर्म निभाना चाहिए। राजनीति का धर्म ये नहीं कहता है कि हमेशा सत्ता को ऑब्जेक्ट ही करना है या सत्ता की कमियां ही ढूंढना है। राजनीति का दूसरा धर्म, विपक्ष का दूसरा धर्म ये भी होता है कि सत्ता को सहयोग करना चाहिए। और सत्ता को भी चाहिए कि विपक्ष से अगर कहीं कोई जरूरत पड़ती है, कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो ले। बाकी मैटर इतना सेंसिटिव हो जाएगा, ये ना विपक्ष ने सोचा था, ना सत्ता ने सोचा था, ना कुछ यूक्रेन ने सोचा था, और ना वहां रह रहे बच्ची ने सोचा था। स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। हाँ, ये जरूर है कि जो वहां से इवैक्यूएशन के लिए जो लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट है, तो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट थोड़ा और ज्यादा कर दिया जाता। तो शुरुआत के 2-3 में मात्र 1100 बच्चे आए थे, उसके बाद तेजी आई है। तो हो सकता है वो 1100 की जगह 11,000 आ गए होते और अब तक पूरे 20,000 आ गए होते। और जो बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ रही है वो शायद न झेलनी पड़ती, या कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर लेते, यूक्रेन से निकाल करके कहीं और नेबरिंग कंट्रीज में, एक कंट्री में पहुंचा देते, फिर वहां से भारत ले आते। तो ये सारी चीजें करी जा सकती हैं, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको देखनी पड़ती हैं। हमें दूसरी कंट्री जिससे हम सहायता ले रहे हैं, हमें उसकी भी सलाह माननी पड़ती है, उसकी भी कंसल्टेशन की, उसकी भी कंसेंट की हमें जरूरत होती है। हम अपनी मर्जी से बहुत सारे काम नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक प्रपोजल रख सकते हैं, किसी के ऊपर इम्फेसिस नहीं कर सकते। हम प्रपोजल रख सकते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, बाकी वो कंट्री हमें परमिशन देगी कि नहीं देगी, और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन से उसमें हमारी बात फूट करती है कि नहीं करती है, इस पर डिपेंड करता है कि सरकार का एक्शन कैसा होगा। बिल्कुल आपने कही कि अगर व्यवस्थाएं, मुझे लगता है कि और पहले हो जाती कुछ और बेहतर हो सकता था। अनिल गौड़ जी, देखिए, आपने सुना कि दिलीप जी ने कहा कि अगर अरेंजमेंट और पहले हो सकते तो मुझे लगता है कि वहाँ के छात्र जो 1100 आए वो 11,000 आ सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ से आ सकते थे। इतना समय जो बर्बाद हुआ, और जिस तरीके से अभी एक बच्चे की हालांकि वहाँ मौत भी हो गई, सबके सामने आया। 2009 में एक विदेश मंत्रालय की तरफ से एक कोष, राहत कोष के लिए एक फंड निर्धारित करने का फैसला लिया गया, और उसमें ये कहा गया कि इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड इसका नाम दिया गया। और इसमें कहा गया कि जब कोई विदेश में जो छात्र हो या कोई भी हो भारतीय, जब विदेश में रहेंगे, वहां भी कोई ऐसी आपात स्थिति बनती है, युद्ध की हो या फिर किसी आपदा की हो, तो इस फंड के सहारे वहां से भारतीय नागरिकों को लाने का काम किया जाएगा। पिछले साल भारत सरकार ने जो आंकड़ा दिया
474 करोड़ इस फंड में पैसा था। कोरोना काल के दौरान 44 करोड़ इस फंड से पैसा खर्च किए गए। मोटा मोटा मान लेते हैं कि 400 करोड़ अभी भी इस फंड में था मौजूद हालात में। ऐसे में जो स्थितियां बनी, क्या वास्तव में अगर भारत सर, और ये जो पैसा होता है ये पैसा विदेश में रह रहे भारतीयों का ही होता है। वो जब दूतावास या पासपोर्ट कार्यालय जाते हैं अपना दस्तावेज बनवाने के लिए, तो वहां से $2 या $3 उससे लिया जाता है। तो क्या वास्तव में अगर इस फंड का सदुपयोग किया जाता, क्योंकि आगाह तो पहले से, मतलब अंदेशे तो पहले से मिल चुके थे, तो क्या ये जो राहत अब चलाई जा रही है, जो बच्चे अभी भी वहां तक फंसे हुए हैं, क्या अब तक बच्चे सारे आ नहीं गए होते भारत में? पांडे जी, मेरे को समझ नहीं आती कि आपका सवाल क्या है। आप कहते हैं कि जी भारत ने ये कार्रवाई की नहीं। मैं आपको याद दिला दूं, भारत की गवर्नमेंट ने पहले ही ऐलान कर दिया था बच्चों को कि आप वहां से निकलने की करिए क्योंकि हालात खराब हो रहे हैं। ये बच्चे खुद नहीं निकले वहां से क्योंकि इनके यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं करना चाहती थी, वो उनको परमिशन नहीं दे रही थी, वो इसीलिए फंसे हुए थे वहां पे। और फिर जब भारत के जब ये बच्चों को इनको वहां से निकालने के लिए, आज आप देखें अमेरिका जो है वो अपने हाथ खड़े करके अपने जो लोग हैं उनको छोड़ के आ गया, वहां पे अपना दूतावास भी बंद कर दिया। बाकी देशों ने भी अपने दूतावास बंद कर दिए, अपने लोगों को वहां छोड़ दिया। भारत हमारे जो है लोगों के अलावा बाकी जो देशों के लोग हैं उनको भी इवैक्यूएट कर रहा है। और ये जो बच्चे आ रहे हैं ये कोई पैसा नहीं दे रहे इसके लिए, आने की टिकटों के लिए। ये पैसा जो है भारत की सरकार दे रही है इनको फ्री, जो है क्योंकि एयरलाइंस को जो पैसा देना है वो भारत की सरकार देगी। तो ये जो मेरे को समझ नहीं आ रहा ये फंड कहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा और क्यों नहीं हो रहा, ये हो रहा है, सवाल हमारा सामने है। और ये अपना समझ पाए हो या हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका ना सही रहा हो, मैं सीधा सा सवाल, सिंपल सा सवाल पूछ लेता हूं कि जल्दी करना चाहिए था एक लाइन में। हाँ। देखिए एक मिनट मैं आपको बताऊं, आपका मेन चीज ये थी कि ये जो है पहले अरेंजमेंट करना चाहिए था। अब आप कहते हैं, अब मेरे को ये बताइए कि पहले अरेंजमेंट कैसे करते जब तक बच्चे तैयार नहीं थे जाने के लिए। आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए, वो सारे ये कहते हैं कि हमने जब एडवाइजरी आई है वायरल हो रहे हैं कि टिकट इतने महंगे हैं। आप सुन लीजिए ना, मेरी बात भी सुन लीजिए। जब एडवाइजरी आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इन्होंने अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से बात की, यूनिवर्सिटी तैयार नहीं थी कि उनको वहां से छोड़ने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, हम आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते। तो फिर अब बच्चों के लिए दुविधा ये थी कि क्या वो अपनी पढ़ाई वहां से छोड़ के आ जाए यहाँ पे और एक साल बर्बाद कर दे, या उसको चलाए, हो सकता है माहौल ठीक हो जाए। तो जब ये माहौल खराब हुआ है तब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तभी ये जो फ्लाइट्स जो है उसी हिसाब से चलानी शुरू की है और इनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो मेरे को समझ नहीं आती कि आपका जल्दी का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे देश में एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के अंदर हमें हमेशा नुक्स ढूंढना है, चाहे वो कुछ हो जाए। जो गवर्नमेंट सही काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, उसमें नहीं हमने उसको शाबाशी देनी, हमने ये ढूंढना है कि उसके अंदर ये गलती क्या थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई भी स्टूडेंट जो है वहां से यूनिवर्सिटी छोड़ने के नहीं तैयार था। सर शाबाशी तो देते हैं, ऐसा नहीं शाबाशी नहीं देते, और नुक्स निकालना तो काम है। देखिए नुक्स नहीं निकालेंगे तो अपनी गलतियों को सुधारेंगे कैसे? सरकार के अंदर अगर नुक्स नहीं निकालेंगे तो अपनी कमियों को सुधारेंगे कैसे? तो पूछिए, आप बच्चों से तो पूछिए ना, क्यों नहीं निकले वहां से। ठीक है, पहले बच्चों से तो पूछिए। वहां जहाज खड़ा कर देता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप मेरे को बताइए, वो खड़ा रहता उधर 5 दिन, क्या किसके लिए, कितने जहाज खड़े करते वो। ठीक है, यहां से तो जो एक जहाज जब उनकी एयर स्पेस बंद हुआ, उधर से इनका जो जहाज था जो बच्चे ले जाने के लिए गया था और उसके अंदर जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, आप ही की मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग थे, वो वापस कर दिया गया। तो इसमें मेरे को ये कहीं नहीं दिखता कि आप कहते हैं कि थोड़ी जल्दी होता, जिस हिसाब से वो पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जी इसको जल्दी कर लेना चाहिए था। जल्दी का मतलब क्या है? ये घर अपने बैठे हुए यहाँ पे हम जो मर्जी अटकलें लगा सके, अटकलें नहीं लगा सकते सर। देखिए अटकलें नहीं लगा रहे हैं। देखिए वहीं से बच्चों के जो वीडियोस सामने आ रहे थे, वो बच्चे अपने हालात को बयां कर रहे थे कि साहब हमारे पास टिकट के पैसे नहीं है। हालात जब खराब हुए हैं, उनको सबको इकट्ठा किया, अब मेरे को बताइए, जब एकदम हालात खराब हुए फिर भी उधर एम्बेसी ने उनको अपने अंदर उधर बुला के उधर सबको इकट्ठे रखा है, वहां पे बेसमेंट में रखा है। और कहाँ रखेंगे? कोई 5 स्टार होटल में तो रख नहीं सकते ना, वहां तो बॉम्ब गिर रहे हैं, तो बॉम्ब तो गिरेंगे। अब ये तो होगा जब लड़ाई के जंग के अंदर आप फंस गए हैं, या तो पहले छोड़ के आ जाते,
तब नहीं कोई हर बच्चा जगह तैयार नहीं था। एम्बेसी भी सर, देखिए कुछ वीडियोज आ रहे हैं, देखिए ना तो हम वहां पर मौजूद तो है नहीं, जो चीजें सामने आ रही हैं वीडियोज के जरिए वही हम आप तक इन्फॉर्म कर रहे हैं और वही हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। इसमें कोई ना तो वही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, इसमें कोई ऐसी कोई बनावटी वाली बात नहीं है। ललन सिंह जी बताइए आप, क्या जो वीडियो वहां पर आ रहे थे, जो बच्चे ये कह रहे थे कि वास्तव में उनके सामने ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि ना तो उनके पास पैसे हैं आने के लिए और ना ही वो कोई ऐसी अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे वहां जाते हैं ऑलरेडी कर्ज के बोझ के तले दबे होते हैं, वो किस तरीके से पढ़ाई अपनी पूरी करने वहां जाते हैं ये आप भी बखूबी जानते हैं। तो क्या ये वीडियो सारे झूठे थे? ना वीडियो को मैं झूठा बताना चाहूंगा और ना ही अनिल साहब की बातों को मैं नकारा करना चाहूंगा। बातों में दम आपकी भी है, उनकी भी है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, टीके हुए मोहरे के तहत यूक्रेन हो चुका है। इन्होंने जो यूरोपियन जो समूह है वो हालात इतनी बदतर बना दिए है कि वहां पे तो यही नहीं पता था कि लड़ाई होगी या नहीं होगी। कुछ समय पहले की बात नहीं है, 12 फरवरी को भारत सरकार ने एडवाइजरी दे दिया था कि आप यूक्रेन से निकल जाएं। लेकिन अनिल साहब का भी कहना बहुत सही है कि उनके जो माँ बाप थे और जो बच्चों का यूनिवर्सिटी से तालमेल था, उनको ऐसा लग रहा था कि लड़ाई नहीं लगेगी और हम अपने एजुकेशन को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह से पूरा कर लेंगे। और इसी मतलब असमंजस में इतने दिनों तक ये हालात खींचे गए। लेकिन जब अचानक जब यूक्रेन के ऊपर अचानक जो 7 दिन पहले रशिया का अटैक या जो समझिए घुसपैठ वो होने के बाद माहौल एकदम बिगड़ गया। फिर अमूमन माँ बाप हैं वो भी रोना शुरू किए, हमारे जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी ट्वीट और बयानबाजी शुरू कर दी और चारों तरफ से भारत सरकार देर कर दी, वो कर दी, ये कर दी। लेकिन बात में दम ये भी है कि बच्चों में भी इस बात को समझ होनी चाहिए कि भाई अब माहौल खराब हो रहा है, क्योंकि वो उस जमीनी माहौल को देख रहे थे। हो सकता है उनको इस बात का आइडिया नहीं था, विश्लेषण करने की काबिलियत नहीं थी। लेकिन उनके माँ बाप को अगर वो चाहे वो 20 लाख रुपए देते ही उन्होंने भेजा था यूक्रेन में, तो 1-2 लाख रुपए और भी उनको साहस बढ़ाना चाहिए। फिर भी मान के चलते हैं हमारे देशवासी हैं, बच्चे हैं और अब भारत सरकार ने बहुत बहुत बेहतर ढंग से अपने कार्यों में एक्शन में तेजी कर दिया है। तो हम आपके माध्यम से इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अब जो हालात बन रही है। और एक चीज और, पोलैंड के बारे में एक जो नेत्री है उन्होंने कुछ इस तरह के ट्वीट किए थे, उनको शायद पता नहीं है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो महासागर में कुछ फैमिली जो पोलैंड की थी वो अपने बिना मर्द के बड़े परेशान थी और हमारे जामनगर के राजा ने उनको अपने राजमहल में रख के कई महीने तक उनकी सेवा की थी। और उसी का परिणाम है कि पोलैंड अभी भी हमारे नामों से, हमारे देश के नेताओं के नाम से रोड चौराहा सब बना के रखा है और मित्रवत व्यवहार भी कर रहा है। और उन्होंने बोला भी है कि र्यूमर मत उड़ाइए। तो कहने का मतलब सब मिला के आपका प्रश्न बहुत सही है कि और तेजी हो जाए तो हम सीख रहे हैं गलतियां और उससे फिर सुधार, यही दुनिया का प्रक्रिया है और ये जरूरी भी है। लेकिन अब हालात बहुत अच्छे हैं और भारत सरकार जिस तरह से एक्शन कर रही है इसको हम तारीफ मानेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ठीक बात है, तारीफ करने की बात है, वहाँ तारीफ की जाएगी, लेकिन जहाँ सवाल खड़े होंगे वहाँ सवाल भी खड़े किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार है तो कुछ भी करती रहेगी और उससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता है, ये असंभव है। दिलीप जी देखिए, अनिल गौड़ जी ने कहा कि जल्दी तो कितनी जल्दी, मतलब बहुत बड़ा सवाल उन्होंने पूछ लिया है कि अब कितनी जल्दी की जा सकती थी। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि तब बच्चे रेडी नहीं थे। हेलो जी दिलीप जी। हाँ बताइए। दिलीप जी, अनिल गौड़ जी ने कहा कि जल्दी सरकार अगर जल्दबाजी करती तो और कितनी जल्दी करती, जितना जल्दी हो सका उसने एक्शन लिया और बच्चों को वापस लाने का काम किया जा रहा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अनिल जी की बात से डिस्कस करता हूँ। पहली बात है कि एडवाइजरी जारी हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चों वहाँ जाने के कहा गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, स्टार्टिंग में फ्लाइट खाली है, ये भी सत्य है। लेकिन पहली बात बच्चों के नजर से सोचिए, उनको अपनी एजुकेशन का लॉस दिख रहा था, उनको अपना फाइनेंशियल लॉस दिख रहा था और गवर्नमेंट ने
एडवाइजरी जारी करी थी, लेकिन एडवाइजरी को लेकर के ना तो इसमें सीरियस गवर्नमेंट थी, ना यूक्रेन की गवर्नमेंट थी। अगर ऐसा होता तो वहाँ की यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। दिलीप यशवर्धन जी, सीधे आपके पास आएंगे, आप अपनी बात पूरी करिए। योगेश जी, मैं ये कह रहा था कि स्टार्टिंग में जो एडवाइजरी जारी हुई, जो बच्चों ने सीरियसनेस नहीं दिखाई, वो सारी बातें सत्य हैं। बच्चे भी इतने सीरियस नहीं थे, सरकार भी इतनी सीरियस नहीं थी। लेकिन जब युद्ध शुरू हो गया और जब बच्चों का इवैक्यूएशन वहां से शुरू हुआ, जब 200 बच्चे, 250 बच्चे, 3 दिन में 1100 बच्चे आए थे, वहां पर मेरा कहना है कि जब इवैक्यूएशन शुरू हो गया था, जब बच्चे भी आने की आस थे, सरकार भी लाना चाह रही थी, सरकार भी कोशिश कर रही थी, तो वहां पर लॉजिस्टिक्स को थोड़ा बढ़ा दिया जाता। अब वो क्यों नहीं बढ़ाया गया, हो सकता है सरकार की अपनी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मजबूरी हो, मैं इसको नहीं जानता। लेकिन एज अ जनरल परसेप्शन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर फ्लाइट ज्यादा भेज दी गई होती तो बच्चे 1100 की जगह 11,000 आ जाते। 10 जो अब अरेंजमेंट किए जा रहे हैं फ्लाइट के, वो अगर स्टार्टिंग के 2-4 दिनों में कर दिए गए होते तो शायद जो एक बच्चा मरा है वो नहीं मरता, और जो लोग फंसे हुए वो नहीं फंसे होते। स्थितियां शायद और हो सकती थी। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। अनिल गौड़ जी, अब आपने कहा कितनी जल्दी और होनी चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 25 जनवरी को जब छात्रों ने ट्विटर पर गुहार लगाना शुरू कर दिया और यह बताना शुरू कर दिया कि यहां के हालात क्या हैं यूक्रेन के, और उन्होंने कहा ट्विटर पर कि हमारे लिए क्या एडवाइजरी है वो बताए भारत सरकार, उन्होंने गुहार लगाई। 18 फरवरी को एयर इंडिया का ट्वीट होता है और एयर इंडिया कहती है कि 22, 24 और 26 को वो विमान भेजेगी, यानी 3 विमान 3 दिनों में, वो भी अल्टरनेट। और ये जो विमान भेजे गए ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं थे। बच्चों को जो आना था अपने टिकट से इन विमानों पर आना था। भारत सरकार की तरफ से 25 फरवरी को कहा गया कि अब जो सेवा चलेगी, अब जो विमान जाएंगे वो मुफ्त में लाएंगे छात्रों को। अब बताइए, आप कह रहे थे बजट, दोनों देखिए 2 सवाल आपने कहे, दोनों में आपने कहा कि आपको कहीं ना कहीं मेरे सवाल तीखे लगे या आपको नहीं सही कंफर्टेबल लगे, तो दोनों सवाल इसमें है कि बजट का खर्च कहां, सदुपयोग कहां होना चाहिए था। वो यहां होना चाहिए था कि पहला विमान जब गया था तभी से बच्चों को फ्री सेवा मिलनी चाहिए थी। दूसरा कि देरी इसलिए हुई कि एक तो 22, 24 और 26 को ये जो विमान गए हैं इनको अल्टरनेट क्यों भेजा गया भाई। उसी समय अभी दिलीप जी ने भी कहा कि विमान और ज्यादा भेजे जा सकते थे। जब 25 तारीख को भारत सरकार ये कहती है कि अब जो छात्र आएंगे उनके लिए मुफ्त सेवा होगी, मुझे लगता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। पांडे जी, पहले मेरे को आप ये समझा दीजिए, बहुत देर का मतलब क्या है आपका, कि अगर भारत सरकार ने कोई डिसीजन लिया, एक। दूसरा, आप कहते हैं मेरे को सवाल तीखे लगे, मेरे को सवाल तीखे नहीं, मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ। नहीं, मैं तो सिर्फ आपको स्थिति नहीं, एक मिनट सुन लीजिए ना, एक मिनट पर्सनल नहीं, मैं कह रहा हूं अब आपने मेरे को कहा, मेरे सुन लीजिए ना, अब आप सुन भी तो लीजिए। बोलिए। आपको जो है, मेरे को लगता है वॉर जोन के अंदर क्या हो रहा होता है आपको स्थिति का पता नहीं होता। बिल्कुल नहीं पता, जिसे कह रहे हैं आप। एयर स्पेस बंद हो गया था, ठीक है, और वहां पे क्या उसको कौन सा एयरफील्ड में लैंड होगा प्लेन, ये भी नहीं पता था उनको। ये जो अभी जो एयर इंडिया ने जो की, जो फ्लाइट्स के लिए कहा, तो ये ऑफ द गवर्नमेंट थी, ये गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड नहीं फ्लाइट थी। ये एयर इंडिया अपनी फ्लाइट चला रहा था कि भाई ठीक है, वहां से, क्योंकि उनको उनकी ऑलरेडी शेड्यूल फ्लाइट जो चलती है उसी हिसाब से उन्होंने कहा भाई स्टैगर करके चलाएंगे, क्योंकि वहां पे कोई पता नहीं था कि युद्ध किस दिशा में जा रहा है और कहाँ की एयर स्पेस खुली है, कहाँ की एयर स्पेस बंद है। एक तो ये बात है। अब दूसरी बात ये है कि जब तक बच्चे, वहां आप कहते हैं गुहार लगाए, जब तक बच्चे तैयार नहीं थे, ये तो पूरा मानने वाली बात है कि जी बच्चे नहीं तैयार थे जब एडवाइजरी दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या इसमें नहीं है। पहले आप इस पे मेरे को हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं सर आपसे कि जो 25 जनवरी से जब बच्चे गुहार लगाना शुरू कर दिए, क्या वो बच्चे केवल दिखावा कर रहे थे, वो आना नहीं चाहते थे भारत? 25 को तो इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जहाज कब गया उनको लाने के लिए?
22 फरवरी, 22, 24 और 26। वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था नहीं ना, था वो तो एयर इंडिया का था। एयर इंडिया का था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब कहा? बता रहा हूं 25 को भेजा। हाँ, 25 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अब जो विमान जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा बच्चों के लिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा छात्रों का। जब उनकी गुहार लगी है तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब जितनी फ्लाइट जाएंगी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगी, क्योंकि बच्चे सारे जो है वहां से आना चाहते हैं। तो तब तक तो बच्चे तैयार ही नहीं थे ना आने के लिए, तो वहां पे जहाज किसके पास भेजते? आप ये भी तो देखिए ना। और फ्लाइट टाइम देखिए यहां से जो है आपका यूक्रेन का कितना फ्लाइट टाइम कितना है। तो ये सारी बातें उसके अंदर रख के तो फिर आप सवाल उठाइए ना। मेरे हिसाब से देखिए हमारे इधर देश में क्या होता है कि हम अपने आप को देखते हैं सिर्फ। अभी ये बच्चे जो असलियत है वो ये, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी इशू की और जब ये अमेरिका ने एडवाइजरी इशू की कि अपने लोग वहां से वो यूक्रेन से निकालने को लगा और बार बार कहता है कि युद्ध होने वाला है, तो उनके जो नेशनल थे वो तो निकल गए, पर हमारे बच्चे इसलिए नहीं निकले क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटी जो थी वो नहीं मान रही थी। और ये फैक्ट है। मैं इसीलिए अगर आपको लगता है कि मैं कोई गवर्नमेंट की साइड ले रहा हूं, नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा सर, क्योंकि ये बात ये है क्योंकि ये इसमें क्या है, ये जो सच है ये कोई भी पेरेंट नहीं बताना चाहता। अब आपने कहा कि एक लड़की है वो बता रही है कि जो बॉम्ब शेल्टर के अंदर है वो उधर उसके अंदर है, तो वहां से हमें कुछ मिल नहीं रहा। तो बॉम्ब शेल्टर में नहीं होगी तो कहां होगी? वो वॉर जोन के अंदर है भाई मेरे, वो वॉर जोन में है ना। बॉम्ब शेल्टर में तभी है क्योंकि अब ऊपर से बम गिर रहे हैं। अब इनको थोड़ा धैर्य तो रखना है ना अपने आप को। आप कह दिए अब मेरे को वॉर जोन से कौन आके ले जाएगा? कोई रैम्बो तो आएगा नहीं ना, या सुपरमैन तो आएगा नहीं ना लेने के लिए। वहां पे जो जिस हिसाब से स्थिति है, जब गोलियां चल रही है, बम फट रहे हैं, तो सबसे सेफेस्ट और सबसे सुरक्षित जगह जो होती है वो बॉम्ब शेल्टर होता है। ये समझनी चाहिए ना। ये तो है नहीं कि आप खड़े होके वहां कहेंगे एक गुहार लगाएंगे टैक्सी और टैक्सी आ जाएगी आपको ले जाने के लिए। वो आप एक वॉर जोन में हैं। तो ये जो वीडियो आ रहे हैं मैं उनके साथ सहानुभूति करता हूं, बच्चों के साथ में। हाँ वो भेज रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उनको एडवाइस ये देनी चाहिए कि देखिए आप बॉम्ब शेल्टर के अंदर है, आप उधर रहिए जब तक स्थिति थोड़ी सी आप निकल सकते हो तब तक। आप ऐसे ना निकलने की कोशिश करिए वहां से कि आपके साथ कोई हादसा हो जाए। ये चीज है, ये समझाने वाली बात है। हम समझाने के बजाय हम बार बार नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। ये बात जो है देखिए नुक्स नहीं निकाल रहे हैं। देखिए वहां पर अगर स्थिति क्या है वो हम आकलन नहीं कर सकते हैं, शायद इसका अंदाजा आपको हो, लेकिन हमें नहीं अंदाजा है। हमें तो ये महसूस हम ये कर सकते हैं कि वहां पर छात्र जो फंसे हैं 40 से 50 किलोमीटर की दूर पर जो बच्चा चल के जाता होगा, उसके जो माँ बाप यहाँ पर हैं, देखिए वो किसी का बच्चा हो, हमारा हो किसी और का हो, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी वो हम 2000 बच्चे। देखिए 3 विमान भेजे गए। ललन सिंह जी आप बताइए, 3 विमान की जब जिक्र किया गया, हम कह रहे हैं 3 विमान में क्या 20,000 बच्चे आ सकते थे क्या? 3 विमान में तो केवल 900 बच्चे आ सकते थे भाई। हम कह रहे हैं ठीक है आप यूक्रेन नहीं भेजते प्लेन, यूक्रेन के अगल बगल आसपास के जो देश है वहां आप भेज देते। और छात्र मुझे कैसे समझ नहीं आ रहा। खैर अनिल गौड़ जी कह रहे हैं, लेकिन इस बात में समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर छात्र वहां से तैयार नहीं थे तो 25 जनवरी से 1 महीने, सोचिए 1 महीने का बड़ा अंतराल होता है, तब तक क्या स्थिति थी? क्या हमारे जो एम्बेसी है वहां पर वो उन लोगों का भी आकलन नहीं था? वो लोग भी कोई एडवाइजरी नहीं जारी किए? मतलब ये तो बच्चे आकलन ना कर पाए वो तो चलो बात ठीक बनती है कि भाई बच्चे आकलन नहीं कर पा रहे हैं, युद्ध किस दिशा में जा रहा है, क्या हालात पैदा होने वाले हैं देश में। वहां पर जो हमारे अधिकारी मौजूद हैं उनको तो कुछ ना कुछ अंदेशा तो हो गया होगा ना। नहीं सही बात है योगेश जी, आपने अपने मीडिया के तरफ से जो प्रश्न उठाया है उसमें तो दम है। और गौर साहब ने जो बताया है वो फौजी तरीके से बहुत अपनी सही जायज अनुभव को शेयर किया है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन युद्ध में एक भारतीय छात्र जो कर्नाटका का की मौत हो गई, बहुत दुखद स्थिति। वो क्या हुआ? केवल भोजन के लिए बाहर निकला था। तो नंबर 1, अगर बच्ची ने कोई वीडियो जारी किया है कि साहब हम बंकर में हैं, तो वही सबसे उसका सेफ जगह है। नंबर 2, अभी एक बातें आ रही हैं कि जेलेंस्की साहब ने कहा कि रसा जो है हमारे बच्चों को मार रहा है और हमारे वजूद को खत्म कर रहा है। तो ये तो सही बात है
कि इतनी बड़ा आपदा भीषण जंग हो रही है, तो इसमें क्या होगा, किस तरह के हालात बनेंगे, ये तो अच्छे अच्छे विशेषज्ञ और अच्छे अच्छे जो मतलब बेहतर जानकार है वो भी नहीं बता पा रहे। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी हाल के घंटों में एक बात शुरू हुई है कि और कुछ न हो तो कुछ पीरियड के लिए युद्ध विराम कर दिया जाए, और उस युद्ध विराम का मकसद यही हो कि जितने लोग निर्दोष जिनके पास हथियार नहीं होती, तो दूतावास में हो, बच्चे हो या किसी कार्यरत हो, इन सबको निकलने का वहाँ से मौका मिल जाए। ये बातें मैन टू बी फ्लेक्सिबल पैटर्न का, ये बातें अभी दुनिया के अंदर शुरू हो चुकी हैं कि भाई कुछ घंटे के लिए युद्ध विराम कर दो, और ऐसा होता रहा है आज से नहीं जमाने। तो कहने का मतलब आपने जो कहा कि थोड़ी जरूर उन्होंने, एक बात और बोलूं, छोटी नहीं बड़ी बात, जब पहला दिन प्राइम मिनिस्टर साहब का बैठक हुआ था तो हमने भी कुछ बड़े बड़े विशेषज्ञ जानकार उन्होंने कहा कि जब आपात बैठक हो रही है तो इसमें एक भी आर्मी एयरफोर्स नेवी का जनरल या उसके कोऑर्डिनेटर नहीं है। एनएसएस भी है, मंत्री भी है, होम मिनिस्टर भी है, डिफेंस भी है, लेकिन बात तो सही है, सिक्योरिटी और सभी होने के बावजूद क्यों नहीं इंडियन एयरफोर्स या नेवल या आर्मी का कोई बंदा था। ये बातें चली हैं और टीवी चैनलों में भी चली हैं। तो मैं छोटी वो बड़ी बात, बहुत जरूरी है कि ऐसे मौके पे कंसर्न लोगों को भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी ज्यादा रहती है कि क्या होने से क्या अच्छा होगा। तो कहीं अगर कुछ कमी थी तभी आपने इस प्रश्न को उठाया है, और उठाना भी जायज है, क्योंकि बच्चे तो हमारे हैं और भारत की एक छवि है कि हम अपने लोगों को बचाते हैं, निकालते हैं, और यही काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर भी रहे हैं, और आप भी तो उसी के लिए इस बातों को उजागर कर रहे हैं। ये तो जागरूकता आप भी तो पैदा कर रहे हैं, और जिससे कमियों और गलतियों को सुधार होगी। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बड़े बड़े हमारे एयरपोर्ट से जो विमान जा रहे हैं वो 1, 2, 3 ऐसे कड़ियों में पूरे बच्चे को बाहर ले आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ले आएंगे, बच्चे आएंगे, सुरक्षित आएंगे, ऐसा नहीं है, हमें भी पूरा विश्वास है। लेकिन जो स्थिति पैदा है, हमने वही चीज़ कही कि वो बच्चे 40 से 40, 50 किलोमीटर पैदल चल करके किस तरीके से बॉर्डर पार कर रहे हैं, और उन बॉर्डर पार करने के बाद किस तरीके से जो तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि ये गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है कि कम से कम वो तिरंगे का सहारा लेकर के वो कह रहे हैं कि अगर हम तिरंगा लेकर के निकल रहे हैं तो लोग उन पर अटैक नहीं कर रहे हैं, लोग उनको जाने दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, इससे बिल्कुल मुकरा नहीं जा सकता है, नकारा नहीं जा सकता है। दिलीप जी, ये सच है, देखिए कि जो गर्व की बात है वो हम गर्व के साथ कहेंगे, लेकिन अगर सरकार में कोई कमी है, सरकार कुछ कर सकती थी पहल और बढ़िया तरीके से, क्या दूतावास की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये वहां छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र ही भाप लेंगे कि भाई युद्ध होने वाला है, किस दिशा में युद्ध जा रहा है, फिर दूतावास का क्या मतलब है वहां पर? अगर हमारे देश के नागरिक वहां पर हैं, उनके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न हो पाए, दूतावास भारत को क्या आगाह कर रहा है और कब आगाह किया है, मुझे तो जानकारी नहीं है। अगर आपको हो तो खैर आप बता दीजिएगा कि भारत सरकार को कब कोई इंडिकेट किया था या कोई आगाह भरा पत्र दिया था या कुछ भी किया हो दूतावास ने वहां पर मौजूद, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? योगेश जी, आप सही कह रहे हैं, जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अब मेरा कहना ये है कि जिम्मेदारी बनती थी, जिम्मेदारी में लापरवाही हुई या जिम्मेदारी को गति के साथ निभाया गया, लेकिन अब जो स्थिति है वो यथास्थिति है। अब अगर हम सरकार की 4 कमियां गिना भी दें तो हम सिद्ध भी कर देंगे सरकार गलत है, तो भी क्या होगा? अल्टीमेटली ये इंटरनेशनल मैटर है, जो करना है वो सरकार को करना है। हम और आप तारीफ करके या कमियां निकाल करके दोनों ही तरीके से कुछ नहीं कर पाए। हमें बस कोशिश ये करनी चाहिए, हमें अपने सरकार से ये आग्रह करना चाहिए, चाहे प्रेशर बना के, चाहे रिक्वेस्ट के माध्यम से, कि बच्चों को या जो भी इंडियंस वहाँ फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी लेकर के आए। अब कमियां निकालने का योगेश जी कोई मतलब नहीं बनता है कि हम ये सिद्ध कर दें कि हाँ सरकार ने, ठीक है स्टार्टिंग में तेजी कर सकती है, लेकिन होता है कि जब लड़ाइयाँ शुरू होती है तो आदमी इतना सीरियस नहीं ले पाता। लेकिन हाँ, ये इंटरनेशनल मैटर था, एम्बेसी को, बच्चों को तो चलिए खबर नहीं थी,
कि भाई क्या होने वाला है, इंटरनली क्या चल रहा है सरकारों के बीच में। ये पॉलिसी मैटर्स है, सरकारों के बीच की वार्तालाप है। एक जनरल आदमी को, एक जनरल सिटीजन को नहीं पता चल सकता है। लेकिन एम्बेसी को इस बात पर नजर रखनी चाहिए थी, रक्षा मंत्रालय को इस बात की सीरियसनेस को थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए था। लेकिन अब जो नहीं दिया या दिया, मेरा ये कहना है कि जो था, जो हो सकता था, जो नहीं हुआ, सब कुछ छोड़ दीजिए। अब सरकार अब वॉर फुटिंग स्टेज पर जो कर रही है, इसको और बढ़ा सकती है तो और बढ़ा दे। बच्चों को वहाँ जो सुविधाएं जो फंसे हुए हैं वॉर जोन में जो है, वहाँ तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे भी निकाल दी, सरकार बेहतर जानती है, हम और आप नहीं जानते हैं। ये सरकार बेहतर जानती है कि बच्चों को वहाँ से कैसे लेकर के आना है, और सरकार उसको बखूबी अंजाम दे। ठीक बात आप कह रहे हैं। दरअसल हमारा भी उद्देश्य कोई सरकार पर कमियां निकालना या सरकार की तरफ उंगली करना, इशारा करना, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य हमारा ये है कि सरकार से अगर कोई गलती हुई है तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में उन गलतियों को ना दोहराया जाए, और सरकार जितनी जल्दी से जल्दी हो सकती है, जो सार्थक कदम उठा सकती है, जो सार्थक पहल हो सकती है, वो उठा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सवाल पूछ रहे हैं तो सरकार पर कमियां निकाल रहे हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी हम सराहना भी कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं। अगर अच्छा काम नहीं करती तो आज जो हालात वहां पर यूक्रेन में बने हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, वो देखने को ना मिलते। पाकिस्तानी छात्र जिस तरीके से तिरंगे का सहारा लेकर के अपनी जान बचा रहे हैं, ये ऐसी वीडियोज सामने नहीं आते। ये हमारे लिए गर्व की बात है और हम इसको बड़े बुलंदी के साथ कह रहे हैं कि वास्तव में सरकार की ये जो भारत की कहेंगे जो प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन ऊंची हो रही है, अच्छी बात है और होनी चाहिए। अनिल गौड़ जी, देखिए हमारा उद्देश्य कोई, हमने बताया कि कोई ऐसा नहीं है कि सरकार पे केवल कमियां ही निकालना। हमारा केवल ये है कि आने वाले समय में या भविष्य में कभी भी कोई ऐसी स्थिति बनती है, या अब भी जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किया जाए और कोई ऐसा रास्ता ना छोड़ा जाए कि जिस पर ना सोचा जाए। हर एक रास्ते से कैसे भी करके उन छात्रों को बचाया जाए और भविष्य में कोई ऐसी लापरवाही ना हो, इसके लिए हम केवल आपसे पूछ रहे हैं। अनिल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, शायद नहीं मिल पा रही है। ललन सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी बहुत अच्छे। ललन जी देखिए, हमारा वही सवाल आपसे भी है कि हमारा कोई दरअसल कोई उद्देश्य नहीं है कि सरकार पे हम कमी निकालें। हमारा उद्देश्य ये है कि लापरवाही ना हो, लापरवाही ना बरती जाए। अगर कहीं चूक हो गई है तो उस चूक को सुधारा जाए। और भाई दूतावास अगर वहां पर है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर इस सवाल हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? एकदम योगेश जी आपने सही कहा। हाँ। 100% आपकी बातों में दम है और आप तो चौथे स्तंभ है। अगर आप ना पूछो तो फिर कौन पूछेगा? दुनिया को जितनी भी तमाम देश हैं, उनको अब इस तरह के हालात में एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी। और अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो किसी एक देश का नहीं, सभी देशों का, चाहे वो कंसर्न हो या नहीं हो। जैसे बिना वीजा का भी पोलैंड ने हमारे लोगों को मौका दिया, तो जब हालात इतनी खराब हो, विषम हो और एक सामान्य नागरिक की जान जाने वाली हो, तो ऐसे हालात में क्या रणनीति होनी चाहिए रेस्क्यू करने की, बचाव करने की, इन सभी के ऊपर अब दुनिया को एक बार सोचना पड़ेगा। केवल एटम बम और हिंसा और यूरोपियन समूह में लेना और उनको मदद करना, ये बातें अब इस आज के जमाने में लगता है बेईमानी जैसा। केवल स्वार्थ हित में, केवल महाशक्ति बनने में, टकराव करके अपने फायदे के लिए ये सब बातें अब दिल को कसौती है। मैं फौजी हूँ, लेकिन एक बार लड़ाइयाँ जब होती हैं तो क्या तकलीफ होता है, जिन्होंने गोली का आवाज नजदीक से सुना हो उसको पता चलता है। तो क्या आज उन बच्चों के लिए ऑटोमेटिकली हमारा देशवासी, हमारा पूरे पत्रकार ग्रुप, हमारी मीडिया, ये सभी चिंतित हैं और देश और सरकार भी चिंतित है। बस ख्याल इतना ही करना कि कोई ट्वीट और बयानबाजी मत करो जिससे कि आपकी राजनीति चले लेकिन देश अहित हो जाए और बच्चों के माँ बाप को एक घबराहट हो जाए। तो मैं सभी लोगों से यही आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि और तेजी से कैसे रेस्क्यू हो सकता है। भविष्य में भी इस तरह की हालातें पैदा हो सकती हैं। जब लड़ाई की संभावना नहीं थी तो क्या पता रूस का जो बेकार
डरावनी है और अमेरिका सीक्रेट अपने परमाणु एक्शन में तैयारी कर रहा है, तो माहौल क्या होगा ये तो अभी भी समझ से परे है। और किसी भी कृषक को इस बात का आभास नहीं होगा कि कल क्या होगा। भविष्य के गर्भ में सब कुछ छुपी हुई है, लेकिन जो अहंकार और अतिक्रमण करने की जो दोनों देशों में खास करके अमेरिका और रूस में जो अभी चल रही है, इसके ऊपर लगाम कैसे लगेगा, इसके लिए यूनाइटेड नेशन को भी थोड़ा सा सख्त और सतर्क होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात कही। अनिल गौड़ जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अनिल गौड़ जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है। ललन जी, आपसे एक सवाल और है कि वास्तव में जो स्थिति अब पैदा हो रही है, देखिए जो बाइडेन ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि तमाम सारे प्रतिबंध लगाए जाएंगे और भी रूस पर, और एक बयान और सामने आया है कि जिस तरीके से जो हमला कर रहा है, अगर यूक्रेन पर रूस कब्जा भी कर लेता है उसमें, लेकिन यूक्रेनियों के दिल को वो नहीं जीत सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो ये अटैक किए जा रहे हैं, आप बताइए कि बमबारी की जा रही है, लगातार परमाणु बम तक की बात आ रही है सामने। ऐसे में तो स्थितियां क्या, भविष्य क्या कह रहा है कुछ? बहुत ही शर्मनाक और दुखद स्थिति है। हम मान के चलते हैं कि हमारे भारत के साथ रूस का बहुत बड़ा ऐतिहासिक संबंध है, हम इसको नकारा नहीं कर सकते। लेकिन जब मानवीय बातों की दिमाग में आती है, क्योंकि हम भी फौजी हैं, हमने भी छोटे मोटे लड़ाइयाँ देखी हैं, आतंकवाद को झेला है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब आप जमीन पे जीत भी लोगे, लोगों को जबरदस्ती उसके ऊपर काबिल भी हो जाओगे, मगर उसके दिल को इतनी चोट पहुंचा दोगे कि कभी भी वहां पे शांति से तुम अपने सोचे हुए रणनीति को, अपने नीति को वहां पे कामयाब नहीं कर पाओगे। मैं एक चीज और बताता हूँ, रूस का लोग का कहना है कि कुछ क्षेत्रों को रख के और वो यूक्रेन को विभाजन करने की अगर उनकी सोच है तो वो भी शायद अफसोसजनक है। तो जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत भी तटस्थ रहते रहते उसकी एक मजबूरी हो जाए और उसके सोच में भी परिवर्तन हो। ऐसा होता रहा है, तो मैं ये जरूर दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये बातें जो हो रही हैं, ये जेनेवा सम्मेलन के नियम का भी विरुद्ध है। इस तरह से किसी सिविलियन के साथ और लगातार मिसाइल, क्रूज मिसाइल और अब वैक्यूम बम जो कि ऑक्सीजन को सोख लेता है, इस तरह की बमों का इस्तेमाल करना अगर हो रहा है, और जो क्यू और खारकिव का अर्ली मॉर्निंग जो हालात है उसको देख के बहुत दुखद स्थिति है। इसके ऊपर दोनों देशों को समझना होगा और बेहतर ये होगा कि पहले इसको युद्ध रोक दिया जाए और तब बाकी को आगे बढ़ाया जाए। यही सबसे अच्छा समय है जो दोनों देशों को आगे बढ़ के इसके ऊपर, लेकिन किसी के मोटिवेशन में अपने आप को ऊपर नहीं चढ़ना, जैसा कि अमेरिका भी यूक्रेन को लगातार मदद मुंह से, गोली से और उसको गर्म करके और उस यूरोपियन समूह में उसको सदस्य बना के, ये कोई अच्छी बातें नहीं हो रही है। ये सब क्या देखा अपने पत्रकार ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कितनी जबरदस्त उनको सामने सुनाई कि भाई उनके बच्चे तो जर्मनी में, नीदरलैंड में रहते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, आप कम से कम सिक्योरिटी के बारे में सोचो। तो समय आ गया है, सोचना होगा। बिल्कुल ठीक बात कही दिलीप जी। देखिए, कहा जाता है कि हमारे जवानों के हौसला बढ़ाने के लिए, जो है हौसला अफजाई करने के लिए, कभी मतलब कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि उनका मोरल डाउन हो। अगर कोई गलती भी हो जाती है तो एक बार ये कहा जाता है कि उसको भी उनके सामने ना कहा जाए या उस पर प्रश्न चिन्ह सवाल ना उठाया जाए, ऐसे कहा जाता है। छात्र वहाँ पर फंसे हैं। भारत में देखा जा रहा है राजनीति चल रही है, जो विपक्षी दल हैं वो लगातार सवाल कर रहे हैं और ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं कि सरकार को बिल्कुल नाकाम साबित करने पर तुले हुए हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो अगर वहां पर बच्चे देख रहे होंगे तो उनका भी कहीं ना कहीं मोरल तो डाउन हो रहा होगा ना, कि वास्तव में कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार उनके लिए कुछ कर ही नहीं रही हो। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने ये बात कई बार डिबेट में कही है कि साइकोलॉजी की नजर से अगर देखा जाए तो ये जो नेगेटिव वीडियोज आ रहे हैं या ये जो क्रिटिसिज्म वाले वीडियो आ रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे, ये जो वीडियो अगर बच्चे देख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें डिप्रेशन हो रहा होगा। अगर वो सेफ भी होंगे तो वो महसूस ये करेंगे शायद हमारे ऊपर भी कोई खतरा आने वाला है या हमें भी परेशानी हो सकती है। अभी वो है जैसे कि हिम्मत करके सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब भी कोई नेगेटिव चीज आ जाती है
तो साइकोलॉजिकली आदमी का मॉरल डाउन हो जाता है। और वहां भी युद्ध की स्थिति है और एक बच्चा मर गया है, खाना लेने निकला था, उसके ऊपर मिसाइल गिर गई। तो ये चीजें तो बच्चों को और डराएंगी ना। तो ये इस समय समझदारी ये कहती है कि जिस तरीके से आप बच्चों का मॉरल बढ़ा सकते हैं, जितना पॉजिटिव वाइस उन तक पहुंचा सकते हैं, जितने पॉजिटिव मैसेजेस उन तक पहुंचा सकें, तो पॉजिटिविटी की बात करें। उनकी जो परेशानी है वो एक्चुअल है, वो जो बता रहे हैं वो एक्चुअल है। हम उनको सुन करके उसके अगेंस्ट में और नेगेटिविटी ना दें, उनको ढांढस दे, उनको सांत्वना दें, उनको ये बताए कि हाँ सरकार पहुंच रही है, आपको मदद पहुंच रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि झूठ बोलने से भी हिम्मत बढ़ जाती है। और यहाँ पर इसके अलावा दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है ना। आप सच्चाई का आईना दिखा भी देंगे तो क्या होगा, बच्चे निकल के आ जाएंगे वहां से? नहीं आएंगे ना। तो यार राजनीति के नाते नहीं, यहाँ मानवता के नाते अगर झूठ बोलना पड़ जाए तो झूठ बोल दीजिए। झूठ को बोलने में कोई बुराई नहीं, कम से कम बच्चों को ढांढस तो बढ़ेगा, बच्चों को हिम्मत तो आएगी। और कभी कभी झूठी हिम्मत भी जो लड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत और साबित हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर बच्चों के मॉरल्स को ध्यान रखा जाए, उनके मेंटल स्टेटस को ध्यान रखा जाए, उनके पेरेंट्स जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके मेंटल स्टेटस को सोच करके सारी जितना ज्यादा पॉजिटिविटी हो उतना ज्यादा फैलाया जाना चाहिए। क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने से स्थिति नहीं बदल सकती है, लेकिन पॉजिटिविटी फैलाने से हो सकता है स्थिति बदल जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी अब तक में सोशल मीडिया पर तमाम सारे और मीडिया के सामने जो सवाल उठा रहे हैं, किसी विपक्षी दल को मैंने अभी तक ये नहीं देखा है या किसी के ट्विटर पर कि वो छात्रों के लिए ये बता रहा हो, रास्ता कोई बता रहा हो कि ये इस रास्ते से आप निकल सकते हैं, कोई नंबर शेयर कर रहा हो कि ये आपातकालीन नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य नहीं है विपक्षियों का? है, लेकिन यहाँ पर देखिए वो नहीं कर रहे हैं कि जो कुछ कर, वो जानते हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं, जो करेगी वो सरकार करेगी। तो वो राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं। ऐसे तो राहुल गांधी जी के फॉरेन में बहुत संबंध है, कम से कम वो कुछ पर्सनल अरेंजमेंट नहीं कराते बच्चों के लिए, अगर करा सकते हैं तो। सोनिया गांधी जी बाहर की हैं, वहां से कुछ पर्सनल अरेंजमेंट करा देते हैं, वो पॉसिबल भी नहीं, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो विपक्ष को भी यहाँ पर बच्चों को उनके संयम रखना चाहिए और बच्चों के हौसला अफजाई करने के लिए इस तरीके से जो कदम उठा रहे हैं उनसे बचना चाहिए। मुझे लगता है जो सवाल बहुत ज़्यादा खड़े कर रहे हैं और सरकार को बिल्कुल ये आमादा है कि नीचा दिखाया जाए, कैसे तुला जाए और उस पर राजनीतिक फायदा पाया जाए, उससे बचना चाहिए। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध जारी है, घमासान जारी है, और ऐसे में अब जिस तरीके से वहां से बच्चे निकल रहे हैं, सरकार लगातार प्रयत्नशील है कि बच्चों को हर हाल में वहां से सुरक्षित वापस लाना है और ला भी रही है। लेकिन वहां की जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, जो आज सामने आई हैं कि तिरंगे के सहारे बच्चे वहां से निकल रहे हैं और तिरंगे का सहारा ही पाकिस्तानी छात्र भी ले रहे हैं और खूब ले रहे हैं। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया में तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।